किसने कहा था कि ये टूर्नामेंट वन साइडेड है? भाई किसने कहा था? कहा था किसी ने? कहीं सोचा था? अगर आपने ऐसा सोचा भी था तो वापस से सोच लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें थोड़ी सी देर से शुरू होती है, लेकिन जब शुरू होती है ना तो क्या कमाल की शुरू होती हैं। अगर गुजरात जायंट्स है या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, दोनों ने कहा था कि यह टूर्नामेंट हमारे लिए मुश्किल होने वाला है, तो रुकिए। उन्होंने कहा इतनी जल्दी हमारे पे गिव अप मत कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा बेस्ट आना बाकी है। भाई वाह, एक के बाद एक जीत हासिल करी उन टीमों ने जो टीमें लगातार हार हासिल कर रही थी। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आपको खुश किया तो गुजरात जायंट्स की जीत को क्या कहेंगे? जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच में हुआ, वहां ऐसा जरूर लग रहा था कि एक मैच जीतेगी दिल्ली कैपिटल्स और आसानी से प्लेऑफ्स के अंदर अपनी जगह बना लेगी। केवल एक मुकाबला, क्योंकि जो सामने टीम थी वो थी गुजरात जायंट्स, और वो जीत का नाम ही नहीं ले रही थी। जीत पास आती भी थी तो वो दूसरा गली पकड़ के निकल जाते थे कि नहीं 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 नहीं, हम योग्य नहीं है, हम अपना बेस्ट नहीं खेल रहे। लेकिन इस मुकाबले के अंदर गुजरात ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना बेस्ट एक बार फिर कोशिश करेंगे करने की। मैं बड़ी खुश हूं, क्योंकि मैं लगातार एक ही चीज कह रही थी कि मैं चाहती हूं सोफिया डंकली और लॉरा वुल्फार्ट इकट्ठे बल्लेबाजी करें, और वही देखने को मिला। वही टीम एशले गार्डनर, किम गार्थ के 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स और अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को अपना स्ट्रेंथन किया लाइनअप के अंदर। गुजरात जायंट्स ने डिफरेंट 11 खिलाए। एक बदलाव दिल्ली कैपिटल्स के लाइनअप में भी था, पूनम यादव अंदर आई थी इंस्टेड ऑफ तारा नॉरिस, और उसके अलावा कोई चेंज नहीं। जब सिक्का उछला तो मैग लैनिंग ने कहा पहले वो गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो पिच है वो थोड़ी ज़्यादा उसमें नमी थी, थोड़ा हल्का सा गीला भी लग रहा था, थोड़ा गेंद फंस कर आएगा, वो सब ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू करी और पहली विकेट सोफिया डंकली की जल्दी आउट हो गई, मुझे लगा अरे बाप रे, अब क्या होने वाला है। पर क्रेडिट है लॉरा वुल्फार्ट को, क्योंकि दूसरा ही मुकाबला खेल रही है और पहले मुकाबले में जल्दी आउट हो गई थी, फिर बाहर चली गई, वापस अंदर आई हैं इस मुकाबले के अंदर। तो थोड़ा सा समय हर अच्छे बल्लेबाज को लेना चाहिए और वो मिलना भी चाहिए। देखिए, आते ही आप उसी लय में शुरू नहीं हो सकते जहां से आप आ रहे हो, और उन्हें वो अपने आप को समय दिया। जो 81 रनों की साझेदारी उन्होंने और एशले गार्डनर ने बनाई ना, वो एक बेस बना के चला गया टीम के लिए कि चलिए बोर्ड पे बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन 147 रन बोर्ड पे आपने लगाए हैं। सबने कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा थोड़ा ही सही पर कंट्रीब्यूट किया था। सही बूंद में, हाँ वो सागर में कहते हैं ना, बूंद बूंद डलता जाए तभी सागर बनता है। मैं कह रही हूँ बाल्टी भी लेके चले गए ना आप, कम से कम एक बाल्टी भर के तो लेके गए गुजरात जायंट्स के गेंदबाजों के लिए, एक टारगेट पे बोल करने के लिए। जब दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होने वाली थी गुजरात के, तो ये तो पता था कि उनका एक बैटिंग लाइनअप है, बहुत स्ट्रांग है, और मैग लैनिंग, शेफाली वर्मा अच्छे तरीके से रन बनाते हुए आएंगे, और उन्होंने उसी तरीके से शुरुआत भी करी। लेकिन एक फर्क था, जब शेफाली वर्मा फिर से आउट हो गई और मैग लैनिंग को एक बहुत ही बढ़िया स्नेह राणा की गेंद ने आउट कर दिया, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अब रन कौन बनाएगा। एलिस काप्सी अच्छा खेल रही थी, लेकिन वो रन आउट हो गई जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ। और ये एक और चैलेंज है जो मुझे लगता है इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए या इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने रहेगा, कि आप मिडिल ऑर्डर में जब खेलते हैं तो वहां से मैच कैसे चलाएं। मारेजान काप ने पिछले मुकाबले में मैच चलाया था, सामने से जेस जॉनसन ने उनकी मदद करी थी, तभी वो टारगेट चेस कर पाई थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। याद करिए आरसीबी के सामने आखिरी ओवर में वैसी ही स्थिति थी कि आज जब जेमिमा रॉड्रिग्स अंदर बल्लेबाजी कर रही थी, एलिस कैप्सी थी, बाद में मारेजान काप आई, तो आप मिडिल ऑर्डर को लेके चल सकते हैं 1s and 2s के साथ, क्योंकि टारगेट चेजेबल था। ये चीज़ मुझे एक और चीज़ लगती है, जो भारतीय खिलाड़ी जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना बेटर होंगे, कि आप प्रेशर में बताइए, अगर आपकी 3 विकेटें गिर भी गई हैं पावर प्ले के अंदर, तो भी आप संयम रखिए, काम रहिए, देखिए कैसे इनिंग्स चला सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, मैच को एंड तक लेके जा सकते हैं। एंड तक जरूर गया मैच, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन अरुंधति रेड्डी से थी, जिन्होंने मुझे लगा बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी। इनफैक्ट अरुंधति रेड्डी को बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन का मौका मिला, उन्होंने एक अच्छा स्पेल डाला। 3 ओवर्स, बहुत समय के बाद मैंने देखे 3 ओवर का स्पेल उनको गेंदबाजी में मिला, बैटिंग में भी उनका कॉन्फिडेंस नजर आया। हालांकि टीम को फाइनल विक्ट्री नहीं दिला पाई, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि जिस तरीके से अरुंधति रेड्डी की एक ग्रोथ निकल कर आई है दिल्ली कैपिटल्स के इस टीम के अंदर। ऑल इन ऑल आई स्टिल फील कि जिस तरीके से एशले गार्डनर ने रन किए, विकेटें ली, ऑफकोर्स वो प्लेयर ऑफ द मैच भी निकल कर आई, पर इन सब के अंदर जो स्नेह राणा की कप्तानी थी ना, एशले गार्डनर के साथ लगातार वो डिस्कस कर रही थी कि किस तरीके से गेम चला सकते हैं, कौन सा बॉलिंग ऑप्शंस ला सकते हैं। उन्होंने हरलीन दियोल को भी इस्तेमाल किया, मानसी जोशी को भी इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ आखिरी ओवर तक मुकाबला नहीं गया, नहीं तो एक ओवर फिर फंस जाता।
और वो ओवर या तो फिर आप मानसी जोशी की तरफ जाते या फिर आपको एक और ओवर हरलीन को देना पड़ता। मुकाबला उससे पहले खत्म हो गया, लेकिन तारीफ यहाँ पर स्नेह राणा की कप्तानी की भी। ऑल इन ऑल गुजरात एक और मुकाबला जीता तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स टेबल पे एक अच्छी स्थिति है अब गुजरात के लिए भी, आरसीबी के लिए, क्योंकि अब आने वाले मुकाबले जो रहेंगे ना वो टाइट कंपेटिटिव रहेंगे WPL के अंदर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. एक दिन का ब्रेक है WPL के अंदर और उसके बाद लगातार डबल हेडर्स देखे जाएंगे। तो पहला डबल हेडर किसका रहेगा, कौन सी दो टीमें खेलेंगी? वो है मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स, वो पहले खेलेंगी, और उसके बाद दो टीमें जो खेलेंगी वो है आरसीबी और गुजरात जायंट्स। तो पहले मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के मुकाबले पे फोकस करते हैं। याद करिए कि जब पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने रही थी तो मुंबई इंडियंस जीता था। हरमनप्रीत कौर, नैटली सिवर, ब्रांट और यस्तिका भाटिया के नॉक के चलते मुंबई इंडियंस ने एक टारगेट जो था आसानी से चेस कर लिया था। 159 किए थे यूपी वॉरियर्स ने, जिसमें से तालिया मिग्रा ने 50, अलीसा हेली ने 58 रन किए थे। लेकिन जब चेस करने के लिए आए थे तो 18 ओवर के अंदर ही हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, उन्होंने 53 रन बनाए थे और वो मुकाबला मुंबई इंडियंस जीता था। यूपी वॉरियर्स इस कॉन्टेस्ट के अंदर एक मुकाबला और हार कर आएगा, क्योंकि यूपी वॉरियर्स आरसीबी के सामने अपना लास्ट मैच हारा था। अब यूपी वॉरियर्स के सामने क्या चैलेंज है कि क्या वो शबनम इस्माइल को खिलाएं, ग्रेस हैरिस को खिलाएं? तालिया मिग्रा, अलीसा हेली पे जो रिलायंस है खास तौर पर बल्लेबाजी में वो साफ दिखती है जब ये दोनों बल्लेबाज आउट होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी जब अलीसा हेली आउट होती है ना तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन या ज्यादा दबाव पड़ जाता है बल्लेबाजों पे। अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पाई है यूपी वॉरियर्स की टीम की। कौन रन आगे लेके जाएगा, कौन इस बैटिंग को संभालेगा, ये एक कंसर्न है। जब गेंदबाजी में आते हैं तो लगता जरूर है कि सब कुछ कंफर्टेबल है और बॉलर्स अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन जो सीमर है, एक सीमर के साथ जाते हैं अंजलि सरवनी के साथ, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रन्स बोर्ड पे नहीं होंगे तो फिर गेंदबाजों के सामने चैलेंज रहता है डिफेंड करने का। लेकिन यूपी वॉरियर्स के लिए मुकाबला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस के नाम के आगे तो क्यू, क्वालिफाई का क्यू लग चुका है ना, क्योंकि दे आर ऑलरेडी थ्रू टू द प्लेऑफ्स। दूसरा मुकाबला रहेगा दिन का आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच में। ये वही दोनों टीमें आमने सामने थी या होंगी जो एक बार पहले भी थी, जहां गुजरात जायंट्स ने 200 रन बोर्ड पे किए थे और आरसीबी चेज नहीं कर पाया था। और वो 200 रन जो थे उसमें से सोफिया डंकली ने अर्धशतक लगाया था 18 गेंदों में। बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन एंड में गुजरात जायंट्स जीता था। तो जब ये दोनों टीमें विनिंग टीम्स आमने सामने रहेंगी और गुजरात जायंट्स को तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि उन्होंने आरसीबी को हराया था, तो क्या देखने को मिलेगा? तो आरसीबी की तरफ से वो कहेंगे जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने अच्छा किया। ऋचा घोष, श्रियंका पाटिल ने बढ़िया किया, कनिका आहूजा प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं, सोफी डिवाइन गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर रही हैं, एलिस पेरी फॉर्म में है, हेदर नाइट उनके साथ हैं, ऑफ कोर्स स्मृति मांधाना इज ड्यू फॉर रन्स, तो वो अपना ड्रेसिंग रूम में देख के अपने पैरों को देख के कॉन्फिडेंट रहेंगे। सामने जब गुजरात जायंट्स आएगा वो कहेगा अब हमने अपनी टीम सही खिलाई है, सोफिया डंकली, लॉरा वोल्फाट ओपन करेंगे, हमारी रिलायंस स्ट्रॉन्ग रहेगी बैटर्स के साथ क्योंकि हरलीन दियोल अच्छे फॉर्म में, एशले गार्डनर प्लेयर ऑफ द मैच जीत के आ रही हैं, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनके साथ है। अब हरलीन दियोल गेंदबाजी भी कर रही हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। तनुजा कन्वर हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन है, तो प्लेयर टू प्लेयर जो मैचअप रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये जो मैच है ना, ये उन खिलाड़ियों के लिए रहेगा जो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और कौन सी टीम के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है ताकि दूसरी टीम को बाजी मारने में या अपनी टीम को जिताने में मदद करे। ये नर्व्स का खेल रहेगा, सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रहेगा, नर्व्स का खेल रहेगा कि आपने क्या अनुभव लिया पिछले मुकाबलों से, क्या अनुभव लेते हुए आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और यहां से क्या सीख लेके आगे जाएंगे। टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, टूर्नामेंट का एक बहुत बढ़िया पड़ाव अब हमारे सामने है, तो देखते रहिए क्योंकि यहां से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस निकल कर आएंगी ना वो बहुत दूर तक जाएंगी, टीमों को भी बहुत आगे तक लेके जाएंगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ना अब खत्म नहीं, शुरू हो रहा है। एक्साइटिंग टाइम इन द WPL। आप जरूर देखते रहिए डिफरेंट स्ट्रोक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम और आप यहीं पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।